नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ईडी स्टडी जोन। मैं फिर से आ गया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ 2 यानी कि मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री का दूसरा रेवोल्यूशन लेके, जो कि हमारे पड़ोसी देश का है चाइना, जो कि आज बड़ा पॉपुलर चल रहा है चाइना। तो उसके बारे में है। तो आइए सबसे पहले हम आज का थॉट लेते हैं कि जहाँ हो जैसे हो खुश रहना दोस्तों। आपका मिलना नहीं, आपका होना ज़रूरी है। स्टे होम, टेक केयर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग कहते हैं कि अपना रेवोल्यूशन, जो कि हमारा चाइना का रेवोल्यूशन है, उसको शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो के साथ। तो कोशिश करिएगा कि आज मैं चाहूँगा कि हाँ स्टूडेंट्स हमारे और जुड़ें, कोशिश कीजिएगा शेयर करके वीडियोस। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारा होगा 1911 का रेवोल्यूशन। 1911 का रेवोल्यूशन चाइना के इतिहास में एक ऐसा रेवोल्यूशन लेकर आया कि उसने चाइना की मनोदशा या कहें चाइना को ही परिवर्तन कर दिया पूरा। चाइना पहले जहाँ पुराने ख्यालातों का था, वहीं पे 1911 के रेवोल्यूशन के साथ ही उसमें काफ़ी चेंजेस आने शुरू हो गए। सबसे पहले 1619 में मिंग वंश को समाप्त करके मंचू वंश जो था वो सत्ता की कुर्सी पे बैठा, और उसके साथ ही मंचू वंश ने चाइना का रूल करना शुरू किया। मगर मंचू वंश ने धीरे धीरे रूल करते करते, बट उसका रहा कि उसने रूल तो किया, मगर उस रूल करते करते उसने देश को काफ़ी खोखला कर दिया, क्योंकि उसने विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा नहीं कर पाया। उसने विदेशी लोगों की मदद लेकर देश में जो उसको मतलब जो उस वंश को ख़त्म करने के लिए या उस सम्राट की गद्दी को ख़त्म करने के लिए जो लोग खड़े हो रहे थे, मंचू वंश ने विदेशी लोगों के साथ मिलकर अपने ही देश के जो उन लोग थे जो उनको ख़त्म करना चाहते थे, उनको ही दबा डाला। जिसमें हम लोग सबसे पहले मिलता है हमारा रेवोल्यूशन जो होता है वो बॉक्सर रेवोल्यूशन मिलता है, टाइपिंग रेवोल्यूशन मिलता है। उन्होंने मंचू वंश के खिलाफ काफ़ी कड़े कदम उठाए थे, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए थे। बट ये भी कह सकते हैं कि हाँ टाइपिंग आया, बॉक्सर आया, और भी रेवोल्यूशंस आए, बट इसका जो रिज़ल्ट रहा वो हमें 1911 की क्रांति में मिलता है, जो कि पूरी सफल क्रांति रही थी। ठीक है, बट इसमें मोस्ट ऑफ दी हम लोग जो कहते हैं कि वो आता है, क्या नाम है उनका, सुन यात सेन, जो जिनको हम लोग कह सकते हैं कि वो चाइना के महात्मा गांधी थे, उनको कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे इतना काम किया है कि पूछिए मत। जो स्थान आज हम लोग महात्मा गांधी को अपने भारत देश में देते हैं, वैसा ही वही स्थान चाइना के लोग सुन यात सेन को भी देते हैं। हालांकि उनकी मौत जो है 1924 आई थिंक 1924-1925 के लगभग हो गई थी, बट उन्होंने बहुत अच्छा जो उनकी सोच थी, विचार था, वो चाइना की जनता में पेश किया। तो ये तो हमारी इंट्रोडक्शन थी 1911 के रेवोल्यूशन की, कि मंचू वंश ने काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट की थी लोगों के लिए, शिक्षा का विकास नहीं कर पाई थी वहाँ पे मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट की थी। उसने बाहर देश के साथ मिल के चाइना के लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था, क्योंकि वही बात है, इंग्लैंड के लोग चाहते थे कि हम लोग अपनी फिर से चाइना में अटैक करें, वहाँ पे अपना कॉलोनी इस्टेब्लिश करें, मतलब वगैरह सारी चीज़ें, वही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। बट यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि उनको दबाया, जो यहाँ के रेवोल्यूशनरी थे उनको दबाया, और उसकी हेल्प किसने की, हमारे ही देश के कुछ लोगों ने की, या हमारे देश के राजा ने की। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सबसे अब पहला क्या कारण रहा है 1911 की रेवोल्यूशन को क्रिएट होने का और सफल होने का। सफल तो हम परिणाम देखेंगे, पहले क्रिएट होने का क्या कारण रहे वो देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मंचू वंश की अयोग्यता। फिर से मैं यही बात बोलूँगा कि 1619 में मिंग वंश को ख़त्म करके जब मंचू वंश गद्दी पे बैठा, तब मंचू वंश सभी लोगों के मन में आस्था नहीं, मंचू वंश हमारे लिए कुछ करेगा, बट वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, और उसने गलत लोगों के साथ, देश के दुश्मनों के साथ हाथ जोड़ के, हाथ मतलब मिला के उनका साथ दिया, जिसके कारण क्या रहा कि जनता में आक्रोश और भड़का, और मंचू वंश को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे रेवोल्यूशन, यहाँ पे रिबेलियन, यहाँ पे विद्रोह खड़े हो गए। ठीक है, आइए दूसरा पॉइंट हमारा बनता है चीन में सुधार किए गए। ठीक है, चीन में सुधार आंदोलन खड़ा हुआ। ठीक है, क्यों, चीन जापान का युद्ध हुआ 1894 में और 95 में जो युद्ध का हुआ, उसमें चीन की हार हुई, जिसके कारण चीन को काफ़ी क्षति, क्योंकि जापान एक छोटा सा देश था और चाइना इतना बड़ा, फिर भी हार गया। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ऐसी कहाँ कमी रह गई, एक ये कारण साबित हुआ। उसके बाद अधिक जनसंख्या,
चाइना में की जनसंख्या बहुत थी और आज भी वर्ल्ड की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश चाइना माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन भी देश में विद्रोह के कारण होती है, क्योंकि लोगों के पास ज़रूरतें नहीं होती, उनकी उनकी नीड्स पूरी नहीं होती हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आर्थिक असंतोष, लोग आर्थिक रूप से ठीक ही नहीं हो रहे, उन पे टैक्स का भार इतना आ जा रहा था कि वो अपना, या उनको टैक्स दें कि अपना जीवन निर्वाह करें, अपना जीवन जिए। तो हम लोग ये बात बोलेंगे कि चाइना में लोगों को टैक्स ने मार दिया, और उनको जो उनके आर्थिक प्रॉब्लम थी, आर्थिक इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी, उसने काफ़ी उनको मतलब क्षतिग्रस्त किया। तो इसलिए भी हम लोग कह सकते हैं कि रेवोल्यूशन खड़ा हुआ। साथ में शिक्षा का प्रसार, विनय के मत अनुसार शिक्षा का प्रसार चीनी लोगों में परिवर्तन लाने का कारण बना, या कारण था। विनय के अनुसार चीनी लोगों में शिक्षा जो परिवर्तन आया वो शिक्षा का प्रसार की वजह से ही परिवर्तन आया था। ठीक है। क्योंकि जब तक आप एजुकेटेड नहीं होगे, आपको वो चीज़ की अहमियत नहीं पता लगेगी कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए सही, ये मेरे लिए गलत है। ठीक है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि एजुकेशन इज़ अ पावरफुल वेपन। आज के युग में एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल वेपन है आपके लिए। ठीक है। उसके बाद ईसाई धर्म का प्रचार, वही बात आई कि जब विदेश लोग आने लगे तो उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार भारत में करना शुरू कर दिया। अब भारत में, माफ़ कीजिए, भारत कह रहे हैं, चाइना में करना शुरू कर दिया। जिसके कारण क्या हुआ, चाइना की जो खुद की संस्कृति थी, खुद के जो कल्चर थे, सोशल थे, उसमें काफ़ी हस्तक्षेप शुरू हो गए थे। ठीक है। ये भी एक विद्रोह का कारण रहा। समाचार पत्रों का योगदान, 1870 में चीनी भाषा में पहला पत्र छपा, जिसने इस विद्रोह को बढ़ाने का कारण किया, क्योंकि चीनी लोगों के पास अब न्यूज़पेपर के ज़रिए सारी रिपोर्ट्स जाने लगी, सारी न्यूज़ जाने लगी, जिसके कारण लोग जागरूक होने लगे और लोगों ने विद्रोह, जिसको 1911 का रेवोल्यूशन जो है वो खड़ा हुआ। ठीक है। और उस रेवोल्यूशन के सक्सेस होने के कारण भी हम लोग कह सकते हैं कि चीनी अखबार रहे। उसमें सुन यात सेन का योगदान, पहली बात हम लोग कहते हैं कि 12 नवंबर 1866 में सुन यात सेन का जन्म हुआ, और इन्होंने देश की सेवा के लिए बहुत कदम उठाए और ये इसमें सफल भी रहे। इन्होंने जो मंचू वंश को जड़ से ख़त्म किया था। ठीक है। उसके बाद हम लोग 1895 में कैंटन प्रथम असफल विद्रोह माना जाता है, 1895 में, जो सुन यात सेन के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो हम लोग सुन यात सेन का योगदान हम लोग कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जितना था, जितना महात्मा गांधी का भारत देश में था, सुन यात सेन का चाइना में था। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रवाद का उद्धार। धीरे धीरे लोगों में नेशनलिटी आने लगी। ठीक है। राष्ट्रवाद क्रिएट होने लगा, और राष्ट्रवाद क्रिएट होने के साथ साथ जो एक पार्टी चली थी कि हमें गणतंत्र की स्थापना करनी है चाइना में 1911 के रेवोल्यूशन के बाद, तो वो पार्टी का नाम ही था क्यूमिंतांग। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि वो राष्ट्रवाद को ध्यान में रखकर ही चलती है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद का उत्थान होने के साथ साथ मंचू वंश का डाउनफॉल शुरू हो गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नई सेना का योगदान। जितनी भी नई सेनाएं, क्योंकि इन्होंने सेना क्रिएट करनी शुरू कर दी थी, सुन यात सेन के साथ और भी लोग आके मिले। उन्होंने क्या किया कि अब उनको ध्यान में था कि नहीं, अब हमें सैनिक पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने सेना बनाई और उसका योगदान लिया, मतलब उसकी हेल्प ली, ताकि हम लोग ये रेवोल्यूशन को क्रिएट मतलब अच्छे से जीत सकें। जो हम, क्योंकि कोई भी मोटिव होता है तो रेवोल्यूशन को हमें जीतना होता है, हमारा टारगेट होता है हमें नहीं, अगर मैं मान लो मैं रेवोल्यूशन खड़ा कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट होगा मैं रेवोल्यूशन को सक्सेस करूँ, चाहे साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से करूँ। ठीक है। तो ये मुद्दा होता है हमारा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये हमारे थे कॉजेज़। आज जितने भी पॉइंट्स बोल रहा हूँ उन पॉइंट्स को वो आप पॉइंट बना के उसके नोट्स बना लीजिए, आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगा एग्ज़ाम्स में। ठीक है। अब ये तो हमारे कॉजेज़ थे कि चाइना में 1911 का रेवोल्यूशन क्यों हुआ, उसके क्या कारण रहे। अब हम लोग कारण देख लिए, अब हम परिणाम देखते हैं कि इसके रिजल्ट क्या निकले। मंचू वंश का अंत हो गया, मतलब मंचू वंश का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। गणतंत्र की स्थापना के साथ चाइना एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा और एक नई, जिसे हम लोग कहते हैं कि बुलेट ट्रेन की तरह वो स्पीड में चलना शुरू किया उसने, और ऐसी स्पीड पकड़ी कि वो आज इकोनॉमिक पावर में वो गिना जाता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं राजतंत्रीय विचारधारा का अंत। ठीक है।
जैसे मंचू वंश ख़त्म हो गया तो राजतंत्र मतलब जो राजघराने की विचारधारा थी वो भी ख़त्म हो गई साथ में। अब सिर्फ राष्ट्रवाद की विचारधारा चल रही थी जो देश के सक्सेस और देश के विकास में अहम योगदान देने वाली थी। हर समाज के हर वर्ग के साथ वो जीना चाहता था। तो उसी के साथ ही इन्होंने किया। राष्ट्र भावना मजबूत हुई। जब अगर मान लो कि हमारा वो चलेगा तो हमारी राष्ट्र भावना ऑलरेडी मजबूत होगी, क्योंकि क्यों हमारी जो पार्टी है, जो हमारी जो विचारधारा है, अगर राष्ट्रवादी विचारधारा है और वो अगर हम जीत के रेवोल्यूशन जीत के और हम लोग आते हैं सत्ता में तो हम अपनी विचारधारा को सबसे आगे रखेंगे। और हमने देखा है कि अमेरिका की रेवोल्यूशन भी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रवाद की वो विचारधारा बहुत चली थी। वैसे ही राष्ट्रवाद की विचारधारा चाइना में भी बहुत अच्छे तरीके से चली थी, जिसने चाइना को एक सफल कंट्री बनाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं रूस का युद्ध से निकलना। ठीक है, हाँ 1997 में और सर माफ़ कीजिएगा, रूस ने भी युद्ध से निकल गया था कि फौज दौड़ थी जब चाइना में अंडरटेकन करने की, या क्योंकि जो रशिया था वो भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स के ज़रिए चल ही जा रहा था, तो रशिया भी निकला फिर युद्ध से धीरे धीरे। उसके बाद हम लोग देखते हैं औद्योगिक विकास और आर्थिक उन्नति। ठीक है, क्योंकि अब ये था कि अब विदेशी चीज़ें आनी शुरू हो गई थी धीरे धीरे। तो उसमें क्या हुआ कि अब औद्योगिक विकास चाइना में लगने लगे, तो चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई। इकोनॉमिकली चाइना पावरफुल बनने लगा धीरे, क्योंकि सारे कारखाने वारखाने सब चलने लगे थे, लोगों को रोज़गार मिल रहा था। लोग अब अपने देश से दूर देशों में नहीं जा रहे थे, वो अपने देश में रह के अपने देश की सेवा कर रहे थे और अपने माँ बाप परिवार के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि समाज में वर्ग संघर्ष का अंत। समाज में जितना भी वर्ग था, मजदूर वर्ग, कृषि वर्ग, मध्यम वर्ग, दलित वर्ग, दलित माफ़ कीजिएगा दलित नहीं, मतलब छोटा वर्ग से लेके ऊंचे वर्ग तक, हर एक वर्ग का जो भी संघर्ष था, जो उसको हासिल करना था, जो उसको पाना था, वो भी टोटली ख़त्म हो गया था। अब वो सारे मिलजुल के अपने जीवन निर्वाह कर रहे थे और अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। साथ में समानता और समाज कल्याण के लिए भी उन्होंने काम किया, और इसका रिजल्ट ये रहा कि समाज में विभाजन नहीं हुआ और समाज के कल्याण मतलब कि सोसाइटी में जितनी भी बुरी प्रथाएं थी, जितना भी को सब कुछ बुरा चल रहा था, वो सारी चीज़ें हटी और सिर्फ एक अच्छी विचारधारा के साथ और लोग मिलजुल के भाईचारे की भावना के साथ वहाँ रहने लगे और अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो ये थे इसके परिणाम। मैं आपको चाइना के 1911 के रेवोल्यूशन के कारण, परिणाम और उसके इंट्रोडक्शन वो मैंने आपको बता दी कि कैसा रहा कैसा नहीं रहा। अगर उसके बाद मैं आपको भी बताऊंगा इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। चाइना को देख के हमें कोई भी रेवोल्यूशन हम लोग देखते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज़ का नॉलेज मिलती है कि कोई भी रेवोल्यूशन अगर क्रिएट होता है या उसका सक्सेस होता है तो उसमें होता है कि देश का हर एक इंसान उसमें शामिल होता है, बच्चे से बच्चा, बूढ़े से बूढ़ा उसमें शामिल होता है और वो पूरी ईमानदारी के साथ काम करता है। तो इससे हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। ठीक है, तो उसी लिए कि आज अगर हम लोग देखें कि ये तो हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सब लोग मिलजुल के काम किए, इसलिए चाइना का जो रेवोल्यूशन है वो सक्सेस हुआ, ये तो हमारा निष्कर्ष निकल जाता है। मगर अगर हम लोग आज की स्थिति देखें, आज भी एक ऐसी बीमारी चली हुई है कोरोना वायरस की, जिसने सभी लोगों को ग्रस्त कर रखा है, सभी लोगों को प्रॉब्लम में डाल रखा है, सभी देश पीड़ित है, पूरी हालांकि बड़े से बड़ी कंट्री पीड़ित है, वो काफ़ी प्रॉब्लम में जी रही है। तो बस मैं ये चाहता हूँ जैसे ये रेवोल्यूशंस हम लोग करा रहे हैं उसके सक्सेस होते हैं क्योंकि सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं, तो वैसे ही मैं क्या चाहता हूँ कि हम लोग मिल के जो भी हमारे नियम लगे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, अपने घर से बाहर ना जाएं, सुरक्षित रखें, वो सब रखें, तो वो सब का भी हम लोग पालन करें। और आई होप हम लोग फिर से बहुत अच्छा जो है कि कंट्री मतलब अपनी कंट्री या अपने पूरे विश्व को हम लोग एक अच्छी तरीके से जी सकते हैं और एक कोरोना जैसी बीमारी को हम लोग चुटकियों में उखाड़ फेंक सकते हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सी बीमारियाँ ही, बहुत सी बीमारियाँ चलेगी, मगर हमारी दुनिया, हमारी पृथ्वी एक अच्छे तरीके से रही और ऐसा वातावरण इस दुनिया ने दिया कि इतनी सुंदर पुष्प जो इंसानी रूप में यहाँ पे आए और उन्होंने अपने जो कहते हैं कि विकास की दर पहुँचाई और लोगों की ज़रूरतें पूरी की, और एक ऐसे दृश्य उन्होंने दिखाए हैं कि हम लोग ने कभी कामना भी नहीं की होगी। कि रोबोट्स आए, डेवलपमेंट में हमने इंडस्ट्रियाँ देखी हैं, गाड़ियाँ, मतलब हर चीज़ की, ये सब ह्यूमन के बनाई हुई चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वही ह्यूमन
अच्छे से उठे, अपने जो भी कर रहे हैं, बीमारियों में फंसे हुए हैं, वो सब भी अच्छे से स्वस्थ हों, वो जल्दी आएँ और इस दुनिया में जीने का मज़ा लें, क्योंकि ये दुनिया वाकई भगवान की बनाई हुई बहुत अच्छी दुनिया है। आप आइए और ये दुनिया में जिए, ताकि हम लोग अपने जो भी सपने हैं वो पूरे कर सकें और अपने परिवार के साथ खुशी तरीके से जी सकें। तो आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है AD स्टडी जोन। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटी वाला बटन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है कि हाँ, मेरे बताए हुए में कोई डाउट है या कुछ चीज़ें मिस हुई हैं या मैंने कोई चीज़ गलत बताई है, तो आप उसको करेक्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है? तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।